जय हिंद दोस्तों। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में आपका स्वागत। आज हम सिटी ब्लड बैंक में उपस्थित हैं रात के 12:30 बजे हमारे सुपर हीरो के साथ। और आज जिस सुपर हीरो का यहाँ एचडीपी हो रहा है, इनका आज 19वां ब्लड डोनेशन है, जिसमें इनका 10वां एफरेसिस। पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से हमारे आज के सुपर हीरो को बहुत बहुत बधाई। मरीज शशि ठाकुर जी जो खैरागढ़ से आई हुई हैं और प्लेटलेट काउंट 30,000 के आसपास, अर्जेंट प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट, और हमारे सुपर हीरो पहुंच गए। काउंट बहुत अच्छा, और जहां तक संभावना है कि कोई भी सुपर हीरो अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है एचडीपी के लिए, ये अपने आप में अच्छी उपलब्धि है। मैं सभी सुपर हीरोज़ को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखे हैं कि इमरजेंसी के समय में जब भी उपस्थित होते हैं तो कभी खाली हाथ वापस नहीं गए। साथ ही साथ आज एक बार मैं और आप सबको एक एफरेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, जिससे कि कुछ लोगों के जहन से जो उतर गया है एफरेसिस के प्रक्रिया, तो एक बार शॉर्ट में आपको एफरेसिस के बारे में जानकारी दे दूँ। आज के हमारे सुपर हीरो बी कनकाराव जी ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव अपना शानदार 19वां ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और आपको एफरेसिस की छोटी सी जानकारी शॉर्ट में देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीडल नॉर्मल ब्लड डोनेशन में जिस प्रकार नीडल लगता है वही नीडल लगा हुआ है, और इसके साथ में काफ़ी लंबा पाइप 4 एक साथ इसमें जुड़े रहते हैं इस नीडल के साथ। इस मशीन को आप देख सकते हैं, ये एफरेसिस मशीन है जो ब्लड से प्लेटलेट को अलग करके आपके शरीर में वापस ब्लड को पहुंचा देता है, और प्लेटलेट जो है उसको स्टोर कर देता है। ये प्लेटलेट स्टोर हो रहा है और प्रक्रिया लगभग 1 घंटा के आसपास चलती है। शॉर्टकट में कहा जाए तो ये यहाँ से खून निकला इस पाइप के द्वारा होता हुआ इस मशीन में, इस बैग में जमा होता है, और इस बैग से इस मशीन के इस बॉक्स में जाता है। इस बॉक्स में एक सेंट्रीफ्यूजर है जो गोल गोल घूमता है और प्लेटलेट को अलग करता है। ये प्लेटलेट जैसे ऊपर आ जाता है, बाकी जो ब्लड होता है वो ब्लड इस बैग के इस पाइप के द्वारा वापस उसके शरीर में, डोनर के शरीर में चला जाता है। और इस प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर के आसपास, 2.25 लीटर के आसपास का ब्लड जो है आपका प्यूरिफायर होगा, जिससे प्लेटलेट निकलता है 300 ml के आसपास। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में ब्लड डोनेशन की तरह 3 महीने का इंतजार नहीं करना होता है। आप 15 दिन बाद फिर से डोनेशन कर सकते हैं, महीने में 3 बार कर सकते हैं, साल में 24 बार कर सकते हैं। ये एफरेसिस की प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया। और इसमें आपका जो वॉल्यूम होता है 300 ml, वो वॉल्यूम इस प्रकार रिप्लेसमेंट हो जाता है एसीटी और एनएस के द्वारा। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया जिससे समय पर डोनर उपलब्ध हो और आपके मरीज तक ब्लड पहुंचे। साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहूँगा, जब हमें हमारे परिजन को, हमारे किसी परिचित को ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम परेशान होकर सिर्फ एक दूसरे की ओर मुंह ताकते हैं और फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं। भाई बी पॉजिटिव चाहिए, भाई ए पॉजिटिव चाहिए, भाई ओ पॉजिटिव चाहिए। कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि ब्लड मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि पास में कौन सा ब्लड बैंक है, और आपको उस ब्लड बैंक में जो ग्रुप आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उपलब्ध है या नहीं। अगर उस ब्लड बैंक में वो सेम ग्रुप का ब्लड उपलब्ध है तो आप तुरंत उस ब्लड बैंक में पर्ची और सैंपल लेकर पहुँच सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, आप वहाँ डोनेट करके रिप्लेसमेंट में अपने मरीज के लिए तुरंत से तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रक्रिया में आपको आधा घंटा लगेगा, आपके मरीज तक ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप सिर्फ लोगों से सेम ग्रुप के लिए फ़ोन कर करके परेशान रहते हैं, तो ये परेशानी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। इससे ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है आप लोगों में, और ये अगर आप लोगों में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि ब्लड के लिए किसी व्यक्ति को भटकते हुए देखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ नहीं, जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ए पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, आप सबसे पहले देखिए कि पास में कौन सा ब्लड बैंक है। आज आपके हाथ में एक ऐसा मोबाइल है जो आपको पूरे लोकेशन तुरंत बता देगा। विद इन मिनट्स आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्लड बैंक आपके पास में है। तुरंत उसके द्वारा आप नंबर भी निकाल सकते हैं, उनसे तुरंत फ़ोन करेंगे, ब्लड बैंक में पूछ लिए, सर ए पॉजिटिव होल ब्लड
पीआरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा उपलब्ध है क्या? ब्लड बैंक वाला बोलेगा बिल्कुल है, आप ले जा सकते हैं। आप तुरंत जाइए, आपका जो भी ग्रुप हो आप वहाँ डोनेशन करके आप रिप्लेस करके अपने मरीज के लिए ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा आपके मरीज के लिए ब्लड उपलब्ध करवाने का। ये हमारा विचार है और इसे आप लोग जरूर फॉलो करें अगर आप अपने मरीज से प्यार करते हैं। और साथ ही साथ ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति ने एक और प्रारंभ किया योजना। उस योजना का नाम है जान भी जहान भी, जिसके तहत जो भी सुपर हीरो अपना ब्लड डोनेशन करते हैं उनके याद में उस परिजन के द्वारा, जिस मरीज के लिए हमने ब्लड डोनेशन किया है, उनके परिजन द्वारा एक पेड़ लगवाने का आग्रह करते हैं, जिससे कि प्रकृति में थोड़ी सी जान आ जाए, लोगों के शरीर में थोड़े से प्राण आ जाए और जलवायु हमारी जो वातावरण है थोड़ा शुद्ध हो जाए। एक छोटा सा प्रयास, और हम चाहते हैं इस प्रयास में आप सब अपना सहयोग जरूर दें। और आज हमारे साथ हमारे सुपर हीरो बी कानकाराव जी उपस्थित हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? आज रात के 12:30 बजे आधी नींद में बैठे हैं और खैर नींद पूरी हो जाएगी आधा घंटा यहाँ बैठने के बाद। हमारे साथ सिटी ब्लड बैंक के संचालक मनोज लांजेवार सर उपस्थित हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। सर आज के इस डोनेशन पर कुछ विशेष? सबसे खास बात है कि आप लोग नेगेटिव ग्रुप का ब्लड बहुत आसानी से दिलवा दिया पेशेंट को। बहुत खुशी है कि ऐसी टीम है आपके पास में, ओम साईं रक्तदाता के पास में। नहीं तो नेगेटिव ग्रुप में हम लोग को 1-2 दिन लग जाता था अरेंज करने, और बहुत खुशी की बात है। अभी आप एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। एक तो जान है जहान पे है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है आप लोगों का। प्रकृति के साथ आपका जो लगाव है बहुत अच्छी सराहनीय है। दूसरा आपने पूछा कि ब्लड की जब ज़रूरत पड़े तो लोग क्या करें, है ना। एक्चुअली ब्लड की ज़रूरत में लोग हड़बड़ा जाते हैं। सबसे खास बात उसका कारण है कि उन्हें पता नहीं होता है कि ये प्रोसीजर कैसी होती है, क्या होती है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि आपके जेब में 5,000 रुपये हैं, है ना। 5,000 रुपये हैं और आप पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं कि 300 रुपया दे दो, मेरे को भूख लगी है करके। तो अगर बताया जाए कि आपके पास 5,000 है, उसमें से 300 खर्चा कर लो, वो 21 दिन बाद आपको वापस मिल जाने वाला है, तो उस बात को नहीं सोचते हैं। सबसे खास बात है कि जिस भी व्यक्ति का वजन 45 किलो है, 18 साल से ऊपर की उम्र है और 65 साल के बीच की उम्र है ना। अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, ब्लड बैंक में आएंगे, आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, 12.5 के ऊपर होगा, आपका ब्लड ले लिया जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली हमारी वो हैबिट में नहीं है, आदत में नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ऐसा करके मेन लोगों को ऐसा लगता है कि दर्द होगा करके सुई लगाने का दर्द नहीं होता है, क्योंकि हम मांसपेशी में नहीं गड़ाते सुई को, ऐसा नहीं गड़ाते हैं हम। ये जो सुपरफिशियल वेन है उसको ऐसा करके टच कर देते हैं, ब्लड आ जाता है एंटीकोबाटा से, कोई पेन वेन नहीं होता है। तो दूसरा क्या रहता है कि लोग समझते हैं कि ब्लड देने से खून कम हो जाएगा। पुस्तक पढ़ने से दिमाग कम नहीं होता, शरीर है ना, खर्चा करते हैं ना अपन, वैसे ही रक्तदान से ब्लड कम नहीं होता है, बोन मैरो स्टिमुलेट होता है, बॉडी को एक आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज़ की अगर अपने को आदत रहे तो हमको परेशानी नहीं होती। आपका जॉब कुछ और है, इनका जॉब कुछ है, आपको इनका जॉब दे दो, इनको जॉब दे दो, तो ये नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। तो वैसे ही हमारे को आदत होनी चाहिए ब्लड डोनेशन, रिदमिक ब्लड डोनेशन करना, कंटिन्यूशन में ब्लड डोनेशन करना। जो व्यक्ति एक बार 3 ब्लड डोनेट कर लिया है, उसको 3 महीने के बाद फिर से करना है ब्लड डोनेट। ये नहीं देखना है कि वो देगा मैं दूंगा, वो दे, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। नेगेटिव ग्रुप और रेयर ग्रुप है, AB ग्रुप वगैरह को हम लोग बोलते हैं भाई स्टॉक से ज़्यादा उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका काम नहीं आता है। एक हाथ रखेगी तो रखेगी, नहीं रखते हैं। दूसरा कि जब ब्लड के रिक्वायरमेंट आता है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने बताया कि हर व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, जो उम्र वगैरह मैंने बताया। पहले ब्लड का सैंपल जरूर लाना है। 99% लोग का मेरे को फोन आता है कि सर मैं व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ आपको और आप ब्लड दे दो, तो मैं बोलता हूँ मैं व्हाट्सएप में ब्लड भिजवा दूँ, चढ़ा लेना। तब उनको समझ आता है कि कैसा हो गया करके। ब्लड का सैंपल मिलान करना पड़ता है। और नंबर 2 ये बस समझो कि सेम ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है तो आपके साथ मैच भी कर जाएगा। मैट्रिमोनियल साइट में आप मैरिज के लिए दे दिए
और आप सोचें कि शादी हो गई, ऐसे नहीं होता है। ब्लड को मिलान करना पड़ता है, ब्लड बैंक में क्रॉस मैच करना पड़ता है, तो ब्लड का सैंपल जरूर लेके आना। इसमें कई ब्लड बैंक वाले प्लेन में मंगाते हैं, कुछ लोग एटीएम मंगाते हैं। अगर दोनों में ले आए तो बहुत अच्छा है। जिस केस में ग्रुपिंग में प्रॉब्लम आता है, खास करके DIC है, सेप्टिसीमिया है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन रहती हैं जिसमें हमको, या हिमोलाइटिक एनीमिया का पेशेंट है, इसमें ब्लड ग्रुप निकालने में हमको डिफिकल्टी होती है, तो हम दोनों में मंगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वो, कोई बात नहीं, आप सीरम वाला ब्लड लाइए, मतलब क्लॉटेड ब्लड आप ला सकते हैं। इवन कई बार होता है कि पेशेंट कोलैप्स हो गया रहता है OT में, तो ब्लड निकालना संभव हो जाता है, वेन के अंदर प्रेशर नहीं रहता, तो जो ब्लड का क्लॉट कहीं पर भी गिरा हो वो भी आप ला सकते हैं हमारे लिए। ब्लड का क्लॉट जो है वो भी ला सकते हैं, हम उससे ग्रुपिंग निकाल लेते हैं सेफली। अब दूसरी बात आती है कि जब ब्लड बैंक में आया तो रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन लाना है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो भी जानकार डॉक्टर हैं उनके नंबर हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट डॉक्टर से बात करें कि हमको ये टेस्ट में टाइम लग रहा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है। जैसे हमारे पास B नेगेटिव का ब्लड चढ़ा है, रखा हुआ है, पेशेंट पूरे शहर में खोज डाला, B पॉजिटिव नहीं मिला, है ना, तो हमारे पास B नेगेटिव ब्लड है, B पॉजिटिव वाले को B नेगेटिव आराम से दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भी जो FRSS में है कि ग्रुप स्पेसिफिक इस पे नहीं रहता, कई बार इसमें एक प्लेटलेट एडिटिव सोल्यूशन मिला देते हैं, लेकिन कास्ट बढ़ जाती करके हम नहीं मिलाते। उसमें किसी भी ग्रुप का प्लेटलेट किसी भी ग्रुप में आप लगा लो, मतलब उसमें फिर ग्रुपिंग निकालने की जरूरत नहीं, जो भी डोनर मिला आप उसको प्लेटलेट निकालिए FRSS टेक्निक से, तो वो किया जा सकता है। पर फिर कास्ट फैक्टर आता है, फिर रिएक्शन का फैक्टर आता है, उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है उसका है, तो हम लोग वैसा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा आबादी है, 100 करोड़ के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर हम ब्लड अरेंज नहीं कर पाए तो ये हमारा फेलवर है। तीसरी चीज़ होती है कि ब्लड में जो टेस्टिंग का कास्ट है वो भी आपको पूछ लेना चाहिए आने के पहले। कई बार पेशेंट को नहीं पता रहता, उसको लगता है मैंने ब्लड दे दिया तो उसके बदले मेरे को ब्लड मिल जाए, पर ब्लड बैंक 13 कमरे का होता है, उसका मेंटेनेंस कास्ट होता है, हर कमरे में एयर कंडीशन होते हैं, लाखों की मशीनरी होती है, स्टाफ फ्री में काम नहीं करता है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हमारे पास कोई 10 लाख की मशीन है तो उसका 1 लाख रुपया कंपनी ले लेती है, और हर साल 10% वो बढ़ा देती है उसका रेट। तो ये ब्लड बैंक के ऊपर में बोझ रहता है। फिर जो आप ब्लड दिए उसमें बीमारी निकल गई तो हमको उसको अलग अलग कंपनी से 3 बार टेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने किसी का टेस्ट किया, उसको बता दिया बीमारी है, हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाए, हो सकता है उसको मानसिक सदमा लग जाए, वो हो सकता है वो घबरा जाए, तो कोई भी रिपोर्टिंग के पहले हमको 3 बार उसको टेस्ट करना पड़ता है, काउंसलिंग के लिए बुलाना पड़ता है कई बार। तो ये समझिए कि ब्लड बैंक का काम जो है वो नर्सिंग होम काम या बाकी काम से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमें ब्लड फ्री ऑफ कास्ट आता है और हम आपको फ्री ऑफ कास्ट ब्लड देते हैं। हम प्रोसेसिंग चार्ज को लेते हैं, और ये प्रोसेसिंग चार्ज हम भी डिसाइड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। वैसे तो पहली बार 13 साल में उसका रिवाइज किया गया था कोर्ट के थ्रू, फिर अभी तो 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक रिवाइज नहीं हुआ रे। तो आपको बहुत महंगा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन में हो सकता है 2-3 पीढ़ी में एक आध लोग को ब्लड लगता है, तो उसके लिए भी अपन गरीबी का रोना ना रोए कि भैया। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जैसे आप को मैं टेक्निक बताता हूँ कि जब भी बच्चा पैदा हो जाता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो गिफ्ट की कीमत आधा कर लें या कुछ कर ले और एक गुल्लक बना ले उसके नाम से कि हेल्थ गुल्लक हर के घर में होना चाहिए। कि हमारे पास जो भी जेब में पैसा थोड़ा बहुत भी बच गया है, एक डब्बा लीजिए कोई भी, उसमें छेद बनाइए और बच्चों को भी हैबिट डालिए, बचपन से उनको पैसा सेविंग करने का आदत हो। हमारे यहाँ क्या लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम लोगों का लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनियाँ वो घाटे में चलती है। विदेशों में कैसा है कि आप अमेरिका में लैंड करेंगे, एयरपोर्ट पे आपको पता चलेगा कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वहाँ से भगा दिया जाएगा आपको। बिना इंश्योरेंस के कंट्री के अंदर नहीं घुस सकते। लोग बाग अब जब जा रहे हैं 5 स्टार जैसे होटल में फैसिलिटी होती है, वैसी फैसिलिटी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, उनके चार्जेस आपको पहले से पता कर लेने चाहिए, तब आप जाएं, ताकि डॉक्टर और आपके बीच में फ्रिक्शन ना हो। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर तो एम्प्लॉय होते हैं,
आप उनसे झगड़ा करके, उनके अप्लाई से मारपीट करके, कुछ भी करके आप ही जेल जाने वाले, कुछ होने जाने वाला नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है और वो कास्ट बढ़ते जाएगी बल्कि। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि प्रिस्क्रिप्शन लाना है, ब्लड का सैंपल लाना है, रिप्लेसमेंट के लिए डोनर लाना है, और जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो प्रोसेसिंग चार्ज ही बता देता हूँ मैं आपको डिटेल में। प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए 400 रुपीज़ है, ठीक है, और एफेरेसिस के लिए 11,000 रुपये है। और हमारे यहाँ ब्लड बैंक में 1450 प्लस 50 हम लेते हैं, क्योंकि हम एलाइजा जो लगाते हैं HIV के लिए वो 4th जनरेशन पे हम लेके जाते हैं, जबकि हमको 3rd जनरेशन लगाने का 1450 है। तो 50 रुपीज़ हमारे ब्लड बैंक में वो ऐड होता है, लेकिन रियल उसकी कीमत है 1450। लेकिन HIV एक ऐसा बीमारी है कि किसी पेशेंट को लग जाए तो हो सकता है पेशेंट नाराज हो जाए, है ना, इसलिए। और हो सकता है हम किसी डोनर को 3rd जनरेशन में बोल दें कि आपका HIV पॉजिटिव हो जाए तो सदमे में आ जाए। तो कंफर्मेशन थोड़ा सा HIV को लेके है। किसी पेशेंट को हम बताते हैं कि VDI पॉजिटिव है, मलेरिया पॉजिटिव है, और रिपोर्ट लेने भी नहीं आता है, मालूम है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, हल्टू पलटू कुछ भी बता रहे, मैं तो घूम रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। एड्स का जैसे बताओगे थोड़ा घबरा जाता, आ जाता दौड़ के, ये ऐसा सा टेस्ट आया करके। तो ये भी याद रखें कि आपको टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया है तो इसमें से कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है जो हम 5 टेस्ट करते हैं जिससे आपकी मौत हो जाए या आप घबराए। ये साइकोलॉजिकल आप अपने आप को ट्रॉमा में नहीं पहुंचाए। इसमें से मेरे यहाँ जो आज तक 30th ईयर में न HIV से, न हेपेटाइटिस से, न VDRL से, न मलेरिया से डेथ हुई है। तो ये याद रखिए कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अक्सर लोग बहुत घबराए हुए आते हैं जब हमारे यहाँ से फोन जाता है कि आपको फिर से एक बार टेस्ट के लिए बुलाया, क्योंकि हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं कि आपका ब्लड रोक दिया गया है ना। उस समय हम नहीं बताते हैं कि उसको क्या हुआ है, हम बताते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से रोका गया, वो रीटेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की हमारी टेक्निक होती है। इसलिए हमारे ब्लड बैंक में आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे को रिसेप्शन में किसी को बैठाने की जरूरत पड़ती है, न गार्ड रखने की जरूरत पड़ती है। गार्ड रहते भी हैं, सोते रहते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आती, तो वो नौबत नहीं आती, क्योंकि आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए ब्लड बैंक वालों को भी कि जो आदमी आया वो बहुत दुखी है ना। एक तो उसका ब्लड भी ले लिया, उससे पैसा भी ले लिया, तो उसको समझ नहीं आता कि किस दुनिया में आ गया, है ना। रियल बात है, अरे ब्लड भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, उनका बड़ा समस्या टाइप लगा। उनका लगता है तुम पैसा ले लो, मेरे ब्लड मत लो। छत्तीसगढ़ में उल्टा हालत है ना। ये थोड़ा सा एक है कि ब्लड का सेल नहीं करते हैं, ब्लड सेल नहीं होता, उसमें सेल टैक्स नहीं लगता है, आपने समझना चाहिए। हर हमेशा आप इरिटेटिंग बात करेंगे, ब्लड में रिएक्शन होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। 100 में ब्लड में 10 रिएक्शन होते ही हैं, लेकिन नर्सिंग होम आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि रिएक्शन का पता नहीं चलता, क्योंकि उन लोग कुछ मेडिसिन है, डेकोड्रान है, एविल है, एड्रेलिन उनके पास रहता है, निकेथामाइड भी रहता है, एट्रोपिन भी रहता है नर्सिंग होम में। इसलिए पेशेंट का रिएक्शन के बारे में खबर नहीं आ पाती हम लोग को, जबकि होना ये चाहिए कि जिस भी ब्लड का रिएक्शन होता है, नर्सिंग होम की ड्यूटी है कि वो हमें वो सारा फॉर्म भर के भेजे। हमारे हर फॉर्म के पीछे मुझ छपा रहता है। उसके बाद यहाँ से एक फॉर्म इशू होता है, उस फॉर्म का पूरा डिटेलिंग हमको चाहिए होता है, किस पार्ट का रिएक्शन हुआ, WBC का रिएक्शन हुआ कि प्लेटलेट का रिएक्शन हुआ कि प्लाज्मा का रिएक्शन हुआ। उसके लिए हम यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल मंगाते हैं, उसको कल्चर करके देखते हैं, हम एग्जैक्ट बता देते हैं कि इस कोई कारण इसको रिएक्शन हुआ। फ्यूचर में ऐसे पेशेंट जिसको रिएक्शन हो जाता है, विदाउट ब्लड बैंक के परमिशन के आप उसको ब्लड ट्राई ना करें। पता चला कि 1 महीने पहले रिएक्शन हुआ, 1 महीने बाद आप फिर पेशेंट को भर्ती कर लिए, फिर ब्लड मंगा लिए, फिर चढ़ा दिए, एक बहुत बड़ा ये हो सकता है, उसमें तकलीफ हो सकती है। तो जिस पेशेंट को रिएक्शन हुआ है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि किस कारण से रिएक्शन हुआ है। अगर नहीं पता है तो दूसरा ब्लड ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ट्राई। हमें ऐसा लगता है कि लगा देने से क्या होता है, ये रिएक्शन कर दिया, दूसरे जगह से मंगा, दूसरे ब्लड बैंक से मंगा लो, तीसरे ब्लड बैंक से मंगा लो, है ना। चढ़ाना है मतलब चढ़ाना है, मतलब वो ऐसा वाला है कि वो एक कौन सा है, मैं अगर कोई डिसाइड कर लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, कौन सा डाला है, क्या है बताइए आप। एक बार कमिटमेंट कर दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया अपने आप की। तो भाई ब्लड अगर अरेंज हो गया तो उसको चढ़वाना ही है करके पेशेंट ने नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर ने ब्लड लिखा है
तो वो कैंसिल भी कर सकता है, नहीं भी चढ़ा सकता है, वो उसका ऑप्शन है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। दूसरी बात ये है कि एक बहुत अजीब सा मामला है कि 1 यूनिट ब्लड का रिक्वायरमेंट इमरजेंसी नहीं माना जाता है हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आप प्लाज्मा एक्सपांडर अवेलेबल है, सलाइन अवेलेबल है और हिमैक्सिल अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, आप उसको कंपलसेट कर सकते हैं। पेशेंट का जब फॉर्म भर के आता है तो हमें ये नहीं पता चलता, पेशेंट बोलता है इमरजेंसी है करके, लेके जाता 3 दिन तक ब्लड नहीं लगता, कभी दूसरे दिन नहीं लगता, और यहाँ हमको रात भर जगना पड़ रहा है। तो प्लान करें कि कोई भी पेशेंट को ब्लड लगाने का प्रक्रिया का जो ऑर्डर निकल रहा है नर्सिंग होम से, वो मॉर्निंग आवर में निकले तो दिन भर में उसके लिए ब्लड अरेंज हो सकता है बहुत आसानी से। आप मान लो नाट के 10 बजे आपने राउंड लिया और 11 बजे पर्ची निकाला है, तो समझ जाओ पूरा रात भर पेशेंट का फैमिली परेशान होने वाला, और कुछ नहीं। अचानक भयानक आपका प्लेटलेट काउंट, यह हीमोग्लोबिन तो एकदम से डाउन नहीं होने वाला, और 90% यही केस आ रहे हैं जी। 10% इमरजेंसी होती है मुश्किल से, हम मान सकते हैं रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें इमरजेंसी आती है। पर एनीमिया के केसेस रात में लगते हैं, प्लेटलेट डाउन हो गए उसके केसेस रात में लगते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि हमको प्लान करना चाहिए। मैं आपको तारीफ नहीं करता हूँ, एम्स हॉस्पिटल यहाँ पर है, वहाँ पर जब भी ब्लड के लिए फोन आता है कि पूछते हैं कि सर आपके ब्लड बैंक में इस ग्रुप का स्टॉक है कि नहीं है, उसके बाद वो ऑपरेशन चलते हैं अगर उनके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। तो ये स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि पहले से हम पता कर ले कि भाई बी नेगेटिव के पेशेंट को ऑपरेट अगर हम कर रहे हैं तो हम पता कर लें, आपके पास पूरी लिस्टिंग है ना। पेशेंट तो नया है ना, कोई उड़ीसा से आया, कोई रायपुर से आया, उसको कितना समझ, वो ऐसा अफरा तफरी मचा देता है ब्लड बैंक में, और उसको एक मात्र समझ आता है दुनिया में ऐसा हो गया कि कोई काम ना बने, पैसे से सब काम बन जाता है, ऐसी एक भावना है। तो उनको लगता है कि मेरा ये भी काम हो जाएगा, और होता ये है कि धीरे धीरे आप ही बिगाड़ते हैं ब्लड बैंक को, पेशेंट ही बिगाड़ता है ब्लड बैंक को, है ना। पहली शुरुआत आप ही करते हैं, आपका काम नहीं बना तो आपने देखा कि ऐसा करना है। ब्लड बैंक में आप इतना तो बोल सकते हैं कि भाई अभी नहीं दे सकता तो बाद में दे सकता हूँ, है ना। ये तो बोल सकते हैं, हाँ मैं बाद में दूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि एक पौधा लगाऊंगा हम ब्लड दे देंगे, अब वो भी नहीं करके बोलते, तो ये थोड़ा सा ठीक है। दूसरा ये है कि पेशेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि जिनका ब्लड आपको लगता है, कम से कम वो ब्लड लग गया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, थैंक यू, कम से कम डोनर को थैंक यू बोल दे। हमारे मेरे ख्याल से स्टाफ इतने दिन से काम कर रहा है 33 ईयर में, कुछ लोगों ने ही शायद उनको थैंक यू बोला कि आप लोग ने हमारा काम कर दिया करके, आपका इतना बड़ा काम हुआ है लेकिन आप ध्यान नहीं रखते। डोनर संस्थाएं बनी हुई हैं इतनी सारी, इतनी फैसिलिटी हो गई, आज हम लोग को बहुत आश्चर्य लगता है, हमने तो नहीं देखा था 5-6 साल पहले इतना अच्छा वर्क रायपुर में। तो हमने कहा है कि हमारे पेशेंट को, खास करके थैलेसीमिया पेशेंट है, सिकलिंग पेशेंट है जिनको बार बार ब्लड लग रहा है, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको बार बार ब्लड लगते रहता है, कुछ कारण से लग जाता है। हम बोलते हैं कि एक डोनर का नंबर तो आपके यहाँ है, आप दस्तखत करते हो तो देख लो ना भाई, नाम पूछ लो, इस तरह हमको किसका ब्लड दे रहे हैं, हम उनको एक धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप धन्यवाद दे देंगे, एक छोटी बच्ची अगर किसी को फोन कर दे कि अंकल आपने मुझे ब्लड दिया था, उससे मेरी जान बची करके, आप ये समझिए कि वो अंकल जिंदगी भर उस चीज़ को याद रखेंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। तो बोलते बोलते तो बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं, अगर आपको और बहुत सारा पूछना है तो घंटों धन्यवाद सर। लाइव चल रहा है, लाइव ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा और डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो आवश्यक भी थी और लोगों तक पहुंचनी भी थी, और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा इस जानकारी को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे साथ मरीज के परिजन राजेश सर जी उपस्थित हैं। और सर थैंक यू सो मच राव साहब और डॉक्टर मनोज जी और पूरे एंटायर टीम स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रात को 1 बजे आप लाइव देख रहे हैं, इस समय इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमको जानने और शेयर करने का मौका मिला। और ये छोटा सा मैसेज है कि हम अपने रक्त के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं दूसरों का, और हम अपनी खुशियों को बांट सकते हैं यहाँ पे। जो हमारे भाई साहब जो यहाँ पे 19वां यहाँ पे जो रक्तदान कर रहे हैं SDP के माध्यम से, ये मुझे गर्व है कि मैं आज लाइव यहाँ पे बैठा हूँ रात में 1 बजे, मुझे सर ने परमिशन दिया यहाँ बैठने के लिए और ये जानकारी मैं यहाँ पे देख पाया। तो मैं चाहूँगा सबको ही अपने जीवन में जरूर रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पे एक बार। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपके मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वापस उसी स्थिति में आए जो 4 दिन पहले थे। और
सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसमें ऐसी जानकारी आप लोगों को इस बार दी हुई है जो सचमुच बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस जानकारी पर लोग अमल भी करें। विशेष रूप से मरीज के परिजनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस फेसबुक लाइव में आप देख रहे हैं, इस जानकारी को लगभग आपके सभी पहचान तक पहुंचाएं और लोगों से निवेदन कि आप अपना बहुमूल्य रक्तदान करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में आप गंभीर बीमारियों से बचे रहें। ब्लड की रिक्वेस्ट आने पर क्या करना है इस संबंध में जानकारी दे चुके हैं सर, और ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए इसकी जानकारी भी दे चुके हैं। ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है ये भी जानकारी दे चुके हैं। एब्रेसिस क्या होता है, किस प्रकार होता है, उसकी जानकारी भी दे चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी जानकारी बची है जो आपके लिए ना मिल पाई हो। अगर आपको फिर भी और कोई भी जानकारी चाहिए होगी, आप बेझिझक कोई भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की टीम आपके लिए सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। आज मुहर्रम है और इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। सभी को कल का इस त्यौहार को मनाने के लिए हम चाहते हैं कि आप सभी भी अपना इस त्यौहार के माध्यम से बहुमूल्य रक्तदान करें। यही उम्मीद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे सुपर हीरो के साथ। जय हिंद, जय भारत।